अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। होम ऑफिस बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन सिटीज़न स्कीम पर अदालती फ़ैसला कबूल कर लिया है। ये दिसंबर 2022 की बात है जब इंग्लैंड में हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि तकरीबन 2.5 मिलियन यानी 25 लाख के करीब शहरी ऐसे हैं जो प्री सेटलमेंट करने वालों को बरतानिया से मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। और ये ब्रेक्सिट से पहले जिन लोगों ने अपने मामलात किए, फिर उसके बाद ये इनकी तादाद तकरीबन 25 लाख के करीब बनती थी। इस फैसले को हुकूमत की तरफ से इब्तदाई तौर पे ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन अब होम ऑफिस की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि अदालत के इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा। मिस्टर लेन की जानिब से दिए गए इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने से हुकूमत तो गुरेज कर रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है वो प्री सेटलमेंट हासिल करने वालों के हुकूक की पासदारी करता है। और मिस्टर रॉबर्ट पामर के केसी ने अदालत को बताया कि बरतानिया में रहने वाले यूरोपीय यूनियन के लाखों शहरियों को अपने हुकूक खोने का ख़तरा लाहक है और इसके नतीजे में उनके साथ जो सलूक किया जाए वो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं या 2020 में जो इससे पहले उनकी जो मुंतकली की मुद्दत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब जो बरतानिया में ये लोग मुकीम हैं, इन्हें पहले से आबाद हैसियत दी गई थी। होम ऑफिस के क़वानीन के तहत वो लोग बरतानिया में कानूनी तौर पर रहने के अपने हक़ से महरूम हो जाएंगे अगर वो 5 साल के अंदर मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त नहीं देंगे। बरतानिया में रहने और काम करने के लिए इन लोगों को एक खुसूसी दरख्वास्त देनी पड़ेगी, फिर उस पर होम ऑफिस अपना फ़ैसला करेगा। मिस्टर पामर ने मज़ीद ये भी बताया कि सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट और रिहाइश तक के रसाई के जो हक़ है वो भी मुतासिर होगा और ये काफ़ी संगीन इसके नताइज सामने आ सकते हैं और इन्हें हिरासत में लेने और हटाने की ज़िम्मेदारी भी होगी। अब ये मामला इंतहाई गंभीर हो चुका है। ये असल कहानी है क्या और हाई कोर्ट के फ़ैसले के असरात क्या होंगे और हुकूमत अब क्यों हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है, ये बहुत अहम सवाल है। इसी मामले पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्योंकि हम ये भी हैं बरतानिया की जो मौजूदा हुकूमत है इससे पहले जो गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी खासी एग्रेसिव पॉलिसी रखती है। बहुत से इलाके बरतानिया के ऐसे हैं जहाँ पे गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी हो रहा है। फिर रवांडा जैसी पॉलिसी भी एक बहुत बड़ी बहस रही है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। अमजद तारड़ साहब माहिर इमिग्रेशन कवानीन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। रुमाना कोसर साहिबा हैं, आप भी इमिग्रेशन कवानीन की माहिर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर मंजूर साहब भी लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, सॉलिसिटर हैं, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। और ज़ुबैर अवान साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। आमिर साहब ये बताइएगा, अब ये जो फ़ैसला सामने आया है और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अब होम ऑफिस अपील भी नहीं करेगा, बैकग्राउंड क्या है इस सारे मामले का, हमारे देखने वालों को ज़रा बता दीजिए। और अब इसके असरात क्या होंगे अगर हुकूमत हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करती, हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जो पॉइंट आज आपने रेज किया है। बेसिकली देखें, जब ब्रेक्सिट के बाद जब यूरोपियन जो बाशिंदे थे जो यूके में रह गए, तो ये इनके लिए फिर एक एग्रीमेंट जो विड्रॉल एग्रीमेंट था उसके तहत इनकी जो फर्दर जो रेजिडेंस थी वो उसमें एक्सप्लेन की गई थी। अब यहाँ पे बेसिकली जो आर्टिकल 15 है उसके अंदर बड़ा क्लियर ये मेंशन किया गया था कि भाई जो भी जो यूरोपियन यूनियन के जो फैमिलीज या जो उनके डायरेक्ट जो बाशिंदे हैं वो ब्रेक्सिट के बाद उनकी क्या सिचुएशन होगी, उनके लिए होम ऑफिस ने एक EU सेटलमेंट स्कीम मुतारफ करवाई, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो भी दिसंबर 2020 से पहले लोग यूके में रह रहे हैं वो 2 किस्म की एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। पहली जो एप्लीकेशन थी वो प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन कहलाती थी, जिसके तहत 5 साल का जो वीजा है वो उन्हें मिलेगा और उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 इयर्स वो इस चीज के लिए होम ऑफिस उनको बाउंड कर रहा था कि आपने अनदर एप्लीकेशन फाइल करनी है जो कि परमानेंट रेजिडेंस की जो एप्लीकेशन होगी जो यूज टू बी, लेकिन अभी उनको सेटल स्टेटस एप्लीकेशन कहा जा रहा था। अब जो IMA था इसने ये चीज इसको चैलेंज किया इनिशियली कि भाई जो आपका विड्रॉल एग्रीमेंट का आर्टिकल 15 है उसमें कहीं भी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया, बल्कि वहां पर तो ये कहा गया कि कोई भी जो ब्रेक्सिट के तहत जो भी विड्रॉल एग्रीमेंट के तहत लोग यहाँ पे रह जाएंगे वो सेटल होंगे और आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 इयर्स वो उनको ऑटोमेटिक जो एक सेटल स्टेटस है उनको मिल जाना चाहिए। कहीं भी एप्लीकेशन का जिक्र आर्टिकल 15 के अंदर नहीं है।
अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे वल्नरेबल लोग, जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग, वो बेचारे परेशान थे कि भी उनको अनदर एप्लीकेशन आफ्टर 5 इयर्स करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस एप्लीकेशन के लिए उनके माइंड में नहीं था। उनको तो यही था कि जिस तरह ब्रेक्सिट से पहले यूरोपियन थे, उनको यहाँ पर किसी भी किस्म की एप्लीकेशन नहीं फाइल करना पड़ती थी। अब इसी चीज को लेके एक जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो थी, आईएमए ने जो फाइल की, जिसमें इनको यूरोपियन कमीशन और एक 3 मिलियन का एक ग्रुप था जो कि यूरोपियन को सपोर्ट कर रहा था, एक एप्लीकेशन फाइल की गई, अपील फाइल की गई कि ये जो कानून है, जो प्री सेटल स्टेटस और सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन के लिए जो होम ऑफिस ने बनाया है, ये टोटली अनलॉफुल है और ये जो विड्रॉल एग्रीमेंट है उसके अगेंस्ट है। अब ये जब वहां पे पेश हुआ तो उसमें ज़ाहिर होम ऑफिस ने इनिशियली इसको डिफेंड किया, लेकिन जो जस्टिस लेन थे उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला दिया, चूंकि इसके अंदर जैसे आपने मेंशन किया कि अराउंड 2.6 मिलियन जो लोग थे वो अफेक्ट हो रहे थे इस केस के तहत। तो उनका जो फैसला था बड़ा अवामी फैसला था, बड़ा अच्छा था। अब उस फैसले के तहत उन्होंने इनिशियली जो 2 मेन पॉइंट्स थे वो ये कहे कि भी अब ये जो कोई भी जो शख्स है वो आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 इयर्स जो अपने जो राइट्स हैं उसके वो लूज नहीं करेगा प्री सेटल स्टेटस के। और सेकेंडली ये कहा कि प्री सेटल स्टेटस का जो 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड एप्लीकेशन फाइल किए बगैर वो उनके जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिक वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये बेसिक इसका जो सर मतलब बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा अच्छा आपने इसका ओवरव्यू भी दिया और बड़े आसान अल्फाज में आपने हमारे देखने वालों को समझा भी दिया। मैं तारड़ साहब आपकी तरफ आऊँगा। अभी करंटली वो लोग जो रह रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स, तो उनके जो राइट्स हैं वो तो इंटैक्ट ही रहेंगे, लेकिन अभी एट द मोमेंट उनका स्टेटस क्या है? क्या उनका स्टेटस पहले वाला ही है? तारड़ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको सलाम जी। बेसिकली देखें, होता ये है कि ये मैं ऐसे ही समझूंगा जैसे पहले कुछ लोगों ने फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल किसी को इंडेफिनिट लीव मिली हुई है, स्पाउस की वजह से किसी वजह से यूके में मिली हुई है, ठीक है, वो 10 साल के लिए कार्ड होता है, 10 साल बाद ज़ाहिर है वो एक्सपायर होता है, वो नया रिन्यू कराते हैं। अब बाज़ बंदे भूल जाते हैं, 2-4 महीने गुजर जाते हैं, वो दोबारा अप्लाई करते हैं, बेशक एक्सपायर हुआ है तो उनको वो दे देते हैं, वो क्योंकि उनका वो इंडेफिनिट लीव है, सेटल स्टेटस है, यानी अपने ब्रिटिश जो हमारे यूके के रूल है, इमिग्रेशन रूल है उनके मुताबिक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, अगर उन्होंने 5 साल के बाद अप्लाई नहीं किया किसी वजह से रह गए, तो उनको वही स्टेटस होना चाहिए जैसे वो लीगल है। उनको ये कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए कि वो बंदे लीगल हैं, क्योंकि वो तो अगर अप्लाई करते तो इसका मतलब उनको स्टेटस मिलता, अब नहीं किया फॉर सम रीजन अगर कुछ रह गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप पेनलाइज करेंगे, उनको पनिशमेंट देंगे जी आप फारग हो गए, ओवर स्टे हो गए, क्योंकि उनका जो सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक तो उनको उसी तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह दूसरे लोगों को ट्रीट किया जाता है जो अपने इमिग्रेशन रूल के मुताबिक आते हैं। अब कुछ लोगों का अब ये भी हुआ है, मेरे पास हमारे सभी हमारे दोस्त जो है इनके पास कोई ना कोई क्लाइंट्स डेफिनेटली जरूर आते हैं जिनको इनकी वजह से गुजरा जाते हैं। अब कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पहले वो इंडेफिनेट उनको मिल गया था, वो जो पहला रूल था ये ब्रेक्सिट पहले वाला, अब उन्होंने जो दोबारा कर दिया कि जब आपने दोबारा वो सेटलमेंट स्टेटस में लाना है, उसको रिप्लेस कराना है, उस नॉर्मल जो रेजिडेंट कार्ड है उसको इसमें सेटल स्टेटस में तब्दील करा। अब कुछ लोगों ने वो भी नहीं करवाया। अब ज़ाहिर है उनके लिए ट्रबल है कि वो जब जाते हैं बाहर, जैसे कहीं वो कहते हैं कि ये तो आपके पास पुराना नया नहीं है, उनको अप्लाई करना पड़ता है। बहरहाल जो भी करता है उनको टेस्ट मिलता है, जरूर मिलता है, उनको स्टेटस मिल जाता है, लेकिन हेडेक तो हुई। और अगर किसी को कोई जॉब के ऊपर जाता है, कहीं ना कहीं कोई मुश्किल पे जाती है, तो उस लिहाज से भी ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी बात होगी कि जब आपने एक बंदे को वीज़ा दे दिया है, इंडेफिनेट हो गया, या दूसरे को कहा जी 5 साल बाद आपका स्टेटस होना है, तो फिर वो होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा कि पहले ये भी हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने अप्लाई किया जिनका ये ब्रेक्सिट से पहले वाला जो रूल था, 5 साल मुकम्मल हो जाते थे उनके यूके में आए हुए, जब उनको पहली दफ़ा एंट्री होगी उस दिन 5 साल हो गया। 5 साल के बाद उन्होंने अप्लाई कर दिया कि अब हमें परमानेंट जो रेजिडेंट कार्ड है वो मिलना चाहिए इसका यूरोपियन के स्पाउस के तौर पे या डिपेंडेंट के तौर पे। अब जब वो डिसाइड करते हैं वो उसमें तकरीबन 5-6 महीने लग जाते थे। जब 5-6 महीने बाद उनका रिजल्ट आता था तो जो लेटर आता था, लेटर के ऊपर वो ही डेट होती थी जिस दिन उनके 5 साल पूरे हुए थे। वो कहते थे कि बेशक आज हम आपको दे रहे हैं, आज यानी 6 महीने बाद आपका ये हमने कंप्लीट किया जो है इसका प्रोसेस और आपको वीजा दिया, लेकिन जो लेटर है उसके ऊपर आपका जो सेटलमेंट का डेट है वो
पिछले या 6 महीने पहले का, आप उस दिन से आपकी जो नेशनलिटी के लिए, आप नेचुरलाइजेशन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको वो पीरियड तस्वर होगा कि आप उस दिन से सेटल्ड हैं। तो इसीलिए आज से मैं समझता हूँ कि अब भी जो सूरत हाल है, अगर कोई बंदा अभी अप्लाई नहीं कर सका की वजह से उसका टाइम ओवर हो गया, लेकिन 5 साल उसने लीगल कंप्लीट कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल से जब भी वो करेगा, ज़ाहिर है अब जो रूल है उनके मुताबिक फिर करना तो पड़ेगा, सूनर और लेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको इसी तरह कंसिडर किया जाए और कहा जाए कि जी आप उस दिन से सेटल्ड हैं, आप ओवर स्टे नहीं हैं, बेशक आप रहे हैं, लेकिन आप चूंकि लीगल ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस बहाल हो गया, यानी जब वो कंप्लीट हो चुका था, तो आप उस दिन से सेटल्ड हैं। जी ठीक, मैं रुमाना आपकी तरफ भी आऊँगा। रुमाना, मामला जो है वो 25 लाख के करीब लोगों का है, लेकिन ये क्या रीज़न है, ये मौजूदा हुकूमत कंफ्यूज नज़र आती है बहुत से मामलात पे, कहीं ये क्लियर है, कहीं कंफ्यूज है। एक रवांडा पॉलिसी हम देख रहे हैं, फिर गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर जिस तरह क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू किया, अब ये जो 25 लाख के करीब लोग हैं, पहले दिफा करती रही हुकूमत, अब जो है उसने फ़ैसला किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में इस अपील के ख़िलाफ़ नहीं जाना है। ये कन्फ्यूजन क्या जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस रहा, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस एंड देन अब ऋषि सुनक, इस वजह से है? पार्टी की पॉलिसी, हुकूमत की पॉलिसी भी कंसिस्टेंट नहीं है, या अवामी दबाव ने ये पॉलिसीज बदलने पे मजबूर कर दिया हुकूमत को? ये क्वेश्चन रुमाना से हम एक ब्रेक के बाद लेते हैं, इसका जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। रोमाना, ब्रेक से पहले ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं बरतानिया में रहने वालों को, बल्कि बरतानिया के अलावा जो दीगर ममालिक या दीगर ख़ित्तों के लोग हैं, खा वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लोग हैं या दीगर किसी ख़ित्ते से आए हुए हैं, मैंने रवांडा पॉलिसी की बात भी की थी, ये कन्फ्यूजन क्यों है गवर्नमेंट की पॉलिसी में? क्या जो बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस एंड देन ऋषि सुनक एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, उस वजह से कन्फ्यूजन है, पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, या अब जिस तरह अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी हुकूमत, अब ये फ़ैसला किया, पहले डिफेंस लेती रही इसका, कि या ये अवामी दबाव की वजह से अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ रही है हुकूमत को? जी, जैसे आपने पूछा कि ये डिफरेंट पॉलिसीज़ है, तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि विद इन द यूके सर्टेन पॉलिसीज़ डिफरेंट इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आते हैं। जैसे अभी EU सेटलमेंट के ऊपर बात हो रही है, वो एक अलग पॉलिसी है, एंड असाइलम का जो है, जो उसमें भी डिफरेंट अपडेट्स आ रही हैं, वो एक डिफरेंट पॉलिसी है। इमिग्रेशन रूल्स विद इन द UK जो लोग रहते हैं उनके लिए डिफरेंट पॉलिसीज हैं। ये सारे इसलिए डिफरेंट पॉलिसीज हैं क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज में आपको मतलब जो स्टेटस है आपका, डिफरेंट रूल्स आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल और इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। हमने लास्ट मोर देन 1 ईयर हमने देखा कि ईच पॉलिसी में डिफरेंट अपडेट्स हुई हैं, बिकॉज इसमें डेवलपमेंट हुई हैं। कुछ केसेस जैसे रवांडा की जो पॉलिसी है उसमें बहुत अपडेट्स हमने देखे, बिकॉज उसमें उसमें अपील की गई थी अगेंस्ट के ये जो पॉलिसी अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स थी, तो इसलिए इसमें डेवलपमेंट भी हो रही है। तो डिफरेंट डिपेंड्स के आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जी ठीक। अच्छा आमिर मंजूर साहब, आप क्या समझते हैं, ब्रेक्सिट तो हो गया लेकिन ये गवर्नमेंट अब वो खिलारा अभी तक समेट नहीं पाई, या इट वाज बिट इल प्लान्ड ब्रेक्सिट की तरफ जाना, वो पॉलिटिकल ज़्यादा था, प्लानिंग कम थी? मतलब अब ये इस तरह के इश्यूज सर क्यों उठा रहे हैं? अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ब्रेक्सिट की जो मेन रीजन थी वो तो यही थी कि भाई आप लेस से लेस इमिग्रेशन यूके के अंदर आप कर पाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, जब ब्रेक्सिट हुआ तो फिर जो होम ऑफिस था वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने ज्यादा जो लोग हैं वो ब्रेक्सिट के बाद जो है ये प्री सेटल स्टेटस और सेटल स्टेटस की एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा आएंगी। यानी जो उसकी जो एक्चुअल रूट थी ब्रेक्सिट की, वो लोगों को लेस से लेस माइग्रेट करना था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आई, फिर बेसिकली स्पेसिफिकली जो ये डिसीजन है, इसमें अगर आप देखें तो ये इंटरप्रिटेशन का इशू था। इसमें बेसिकली जब भी यहाँ पे कोई कानून होम ऑफिस या कोई भी ऐसी चीज बनाता है तो फिर ये बड़ा नेचुरल है कि कोर्ट्स बाद में उसकी इंटरप्रिटेशन देखती हैं कि क्या ये जो उसका एक्चुअल जो उसकी रूह थी उसके मुताबिक है या नहीं था। अब जो विड्रॉल एग्रीमेंट था उसका आर्टिकल 15 बड़ा क्लियर था, लेकिन होम ऑफिस ने उस आर्टिकल के अगेंस्ट
एक अपनी इंटरप्रिटेशन लेते हुए उसके मुताबिक इन्होंने एक जो EU सेटलमेंट स्कीम की जो थी एप्लीकेशंस वो स्टार्ट की, एक कानून इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन वो इस जब कोर्ट ने जब ये देखा कि ये तो उसकी जो आर्टिकल 15 की जो विड्रॉल एग्रीमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं कर रहा, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो इस वजह से इनको ज़ाहिर है इसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ी। और ये मैं समझता हूँ कि ये यूके में जो जुडिशली है और ये उनकी बड़ी ये खूबसूरत चीज़ है कि जब भी कहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो वो उसको बाकायदा उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए जो है वो सोलिसिटर्स या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हाई कोर्ट के अंदर जाती हैं और उसको अगर कहीं भी जो लोग हैं उससे अफेक्ट हो रहे हो तो उसके मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन करवाते हैं ताकि लोगों का उसमें नुकसान ना हो। सेकेंडली देखें, गवर्नमेंट जो है, आप देखें यहाँ पे लोग इतने ज्यादा माइग्रेट किए हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा नया इंट्रोड्यूस करवा रही है कानून, जैसे आप रवांडा पॉलिसी आपने मेंशन की, बहुत सारी ऐसी चीजें हमेशा इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश में रहती है कि यहाँ पर यूके के अंदर लेस से लेस माइग्रेशन हो, और उसमें टू सम एक्सटेंट वो इस रश में कोई ना कोई ऐसा कानून बना देते हैं कि जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है या किसी ना किसी कानून की इंटरप्रिटेशन बाकायदा नहीं हो पाती। इसी तरीके से आप देख लें जिस तरीके से इन्होंने रवांडा की पॉलिसी पहले बनाई उसको भी काफी चैलेंज किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसमें सक्सेसफुली उसको वो आगे ले जाने में कामयाब हो पा रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप ये देखें तो ये चूंकि यूरोपियन लोगों के से रिलेटेड कानून था, तो यहाँ पे चूंकि यूरोपियन जो इसमें कमीशन था या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो इस वजह से इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन होम ऑफिस का ये अच्छा डिसीजन है कि वो इसको आगे नहीं लेके जा रहे, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि अगर इसको आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखें बड़े कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं, यानी अगर इसको वो फर्दर आगे जाके चैलेंज करते हैं तो मे बी होम ऑफिस को इसमें बहुत ज्यादा। आमिर साहब, यही मेरा बुनियादी तौर पे एक सवाल था कि कॉस्ट फैक्टर ये भी हैं कि जो लोग असाइलम क्लेम कर रहे हैं, आपने उनकी फैमिलीज़ को अकोमोडेशन दी है, ऑलमोस्ट 6 मिलियन आप पर डे उस पर पाउंड्स जो हैं वो खर्च करते हैं। फिर रवांडा में जो आपने वो पॉलिसी बनाई है वहाँ पे भी लीगल सपोर्ट के लिए आप उनको फंडिंग करेंगे। अब अगर ये महाज खोलेंगे तो इसके लिए भी आपने पैसा यहाँ पे लगाना है, और जबकि इकनॉमिक क्राइसिस इस वक्त बरतानिया में सर उठा रहा है। तारड़ साहब, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, पॉलिसीज़ की बात हो रही थी कि हुकूमत चाहती है कि कम से कम माइग्रेशन हो बरतानिया में, लेकिन क्या ये बरतानवी ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ नहीं है? और दूसरा, जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस हैं जिनके सिग्नेटरी है बरतानिया, क्या उनके असरात नहीं होते, या वो चुप साध लेते हैं, या इससे बरतानिया के ताल्लुकात मुतासर नहीं होते ऐसी पॉलिसीज से? देखें, अब जो वक्त आ गया है ना यूके में, जिस तरह की गवर्नमेंट डेली बेसिस पर पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, और जो बंदा नया आता है, होम सेक्रेटरी आता है, उससे प्राइम मिनिस्टर आता है, इस वक्त मेरा ख्याल है गो के कानूनी तौर पे जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बात कर रहे हैं। लेकिन अब प्योरली ये काफी हद तक जो बंदा आ रहा है ना, जो यूके को रिप्रेजेंट कर रहा है होम सेक्रेटरी के तौर पे या पीएम के तौर पे, ये उनका अपना ही कोई सिस्टम है जिस तरह चला रहे हैं। अगर आप देखें तो यूके में इस वक्त भी नर्सेज कम है, उनको चाहिए। इस वक्त भी जो मेडिकल स्टाफ है, हमें जब पहले कुछ साल पहले चंद होता था कि ये डॉक्टर्स वगैरह के पास अपॉइंटमेंट वगैरह नॉर्मल मिल जाती थी, आजकल मुश्किल है। ठीक है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि स्टाफ नहीं है, सारे डॉक्टर नहीं होंगे, बाहर से लेते हैं। इसी तरह काफ़ी शोबे हैं जहाँ पे इमिग्रेंट्स की इनको अशद ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद एक तरफ तो ये टाइट काम करते हैं कि ये हम फेंक दो, सबको निकाल दो कि ये हमने टाइट करना है, जहाँ तक कि वो जैसे आपने कहा कि ये कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी या यूके की ट्रेडिशन, वहाँ पे वो उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि किसी हद तक चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इनको जरूरत भी है कि केयर वर्कर्स की अशद जरूरत है, और इसके अलावा और भी काफ़ी डिपार्टमेंट है, टेक्निकल कुछ ऐसे हैं जैसे स्किल वर्कर्स जो हैं, वहाँ पे इनको जरूरत है। अब इनसे मुझे यूं लगता है जैसे कोई ना, एक होता है बंदोबस्त करना, प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से चलाना, एक उसको अप्रोप्रिएट इस तरीके से लाना कि जिसमें कोई बैलेंस हो सके, कि जहाँ पे इनकी इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है वो भी अफेक्ट ना करे, और किसी को निगलेक्ट, यानी कि कुछ लोगों को जैसे ये अभी उठा के बाहर फेंको और दूसरे की हमें जरूरत भी है। एक बैलेंस ऐसा कुछ तैयार करें, कोई ऐसी पॉलिसी, मेरा ख्याल है वो फुकदान नजर आ रहा है इस टाइम जो मैंने एनालिसिस किया है कि ये एक तरफ हम रो रहे हैं जी बंदे नहीं है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं जी निकालो रातों रात इनको ये कर दो वो कर दो। तो मेरे ख्याल से
यूके को जरूरत है अभी इमिग्रेंट्स की, और हर किस्म के इमिग्रेंट्स की। अब बंदा कहे ना सही। कि ये स्किल्ड वर्कर है, हमें उसी वक्त टैक्सी ड्राइवर की जरूरत है, उसी वक्त हमें होटल में जो बर्तन साफ करने वाला उसकी भी जरूरत है, स्वीपर की भी जरूरत है, क्योंकि हर लिहाज से आपको पूरी इंडस्ट्री पूरे यानी जी। सिस्टम को चलाना है। तो सिस्टम को चलाने के लिए आपको ए टू सही जेड है। हर किस्म का बंदा मैं तारड़ साहब आपकी तरफ मजीद भी आता हूँ। रोमाना, ये जो ब्रेक्सिट के दौरान बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के जो दीगर ममालिक हैं, इनके दरमियान इनखला का मुआहिदा क्या था, और अगर पहले इस तरह के कवानीन आए तो क्या ये उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं थी? जी, ये जब ये ब्रेक्सिट हो रहा था, जो ट्रांजिशन पीरियड था, इसके बीच में आई थिंक जो जनरल व्यू पॉइंट था उसमें काफ़ी कंफ्यूजन थी कि कौन सी पॉलिसीज कब तक स्टैंड होती है एंड प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो इसमें इस वजह से काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी फेस की है लोगों ने। तो अभी जो हमने रिसेंटली देखा है, जो मतलब होम ऑफिस ने डिक्लेयर किया है कि वो जो अपील उनके अगेंस्ट हुई थी, पॉलिसी के अगेंस्ट, अब उससे वो फर्दर एक्शन नहीं लेंगे। सो होपफुली इन द शॉर्ट टर्म होम ऑफिस जो है वो अपनी पॉलिसी अपडेट करेगा। ये ब्रेक्सिट जो केसेस है, जो EU सेटलमेंट केसेस है, उनके ऊपर वो अपनी पॉलिसीज अपडेट करेंगे, ताकि जो प्री सेटल स्टेटस वाले जो क्वालिफाई करते हैं सेटल स्टेटस के लिए, तो वो इसी पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं। अब ये जो हाई कोर्ट में जो केस हुआ, इसके अगेंस्ट जो कॉन्ट्रडिक्शन दी गई हैं होम ऑफिस के अगेंस्ट, इसमें ये है कि जो लोग प्री सेटल्ड जिनका स्टेटस था, वो क्वालिफाई करते हैं आफ्टर 5 years, वो सेटल स्टेटस के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इसमें ये होम ऑफिस इनको रिफ्यूज कर रहा था अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया हो। तो इसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन थी अगेंस्ट द विड्रॉल एग्रीमेंट जो यूके और EU के बीच में हुई थी। तो इस पॉलिसीज को लेके इस पे काफ़ी इन्होंने मतलब इनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो होम ऑफिस ने अब जाके एक्सेप्ट किया कि इसके अगेंस्ट कोई वो फर्दर अपील नहीं करेंगे। So hopefully we will see that the Home Office will update their policy and make things better for the pre-settled status applicants. जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर मंजूर साहब, सवाल आपसे भी यही है कि जो ये ट्रांजिशन था, इस दौरान बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इनखला का मुआहिदा क्या था, और क्या इस मुआहिदे की कहीं खिलाफ वर्जी भी हुई है? जी देखिए, जो ब्रेक्सिट विड्रॉल एग्रीमेंट है, बेसिकली इसमें जितने भी यूरोपियन लोग जो यूके में रह जाएंगे उनके क्या राइट्स होंगे, उसके बारे में बड़ी डिटेल से जो है वो एक एग्रीमेंट जो दोनों मतलब यूके और यूरोपियन यूनियन के दरमियान भी साइन हुआ था। इसी तरीके से जो यूके के जो लोग जो यूरोप में रह जाएंगे उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाएगा, इस एग्रीमेंट के तहत ये सारी चीजें फाइनलाइज। ये जो डिसीजन जो जस्टिस लेन का जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इटसेल्फ बिल्कुल उसी की ब्रीच थी, जिसके तहत जो उनको राइट्स दिए गए थे आफ्टर द ब्रेक्सिट, जितने भी यूरोपियन बाशिंदे थे, जब उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उसके साथ फौरन ही इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है उसने एक्शन लिया। अच्छा, आपको मजे की बात ये बताऊं कि ये जो IMA का डिपार्टमेंट है, ये बड़ा क्लोजली इसको वॉच कर रहा है, ये जो सारा कुछ ये सारी चीजें हो रही हैं। इसकी रिसेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अभी रिसेंटली इन्होंने अनदर कंप्लेन फाइल की है होम ऑफिस के अगेंस्ट, कि जिसमें इसी तरीके से जब ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं यूके के अंदर, तो उनके साथ एक एप्लीकेशन का जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन इशू किया जाता है, जिसके तहत इमीडिएटली उनको राइट ऑफ वर्क या उनको अकोमोडेशन के राइट का एक लेटर इशू किया जाता है, चाहे डिसीजन के अंदर टाइम लगे, लेकिन ये सर्टिफिकेट इमीडिएटली इशू करना पड़ता है उनको। अब उसके अंदर हो क्या रहा था कि होम ऑफिस उसमें काफी ज्यादा डिले कर रहा था, तो जिसके तहत उनको फौरन जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन का जो लेटर है वो इशू नहीं कर रहा था होम ऑफिस जो है। तो इसमें भी जो IMA है, इन्होंने इसके ऊपर भी इसके अगेंस्ट भी कंप्लेन फाइल की है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी कहीं भी जो ब्रीच है वो होम ऑफिस की तरफ से, यूके गवर्नमेंट की तरफ से नजर आए, तो IMA या यूरोपियन जो कमीशन है वो उसको क्लोजली वॉच कर रहा है और वो इसके अगेंस्ट कंप्लेन करता है और लाइन ऑफ एक्शन लेके आता है। इसी तरीके से इस जो जुडिशियल रिव्यू के डिसीजन के अंदर भी पहले होम ऑफिस ने ये कहा जी हम इसको आगे लेके जाएंगे,
लेकिन उन्होंने जब देखा कि इसके अंदर मेरिट नहीं है, ये आर्टिकल 15 की क्लियरली ब्रीच है, तो इसके अंदर फिर बाद में लेटर उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम आगे नहीं लेके जाएंगे। सही है। अच्छा तारड़ साहब, अब मामला ये है, ये तो अब मामला जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है अब हुकूमत ने भी एक तरह से इसको सेटल करने की कोशिश की है, लेकिन अगर ये इनखला के मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है तो क्या ये दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी तरफ से भी हुई है, या ये बरतानिया की हद तक ये आपको लग रही है? देखिए, जहाँ तक हमारा तल्लुक है, हम तो डेफिनेटली कंसंट्रेट करेंगे अपने इस बरतानिया के सिलसिले में, क्योंकि हमें तो ये अफेक्ट करता है जो हमारे जो लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं जो यूके के मुतल्लिक़ हैं। तो इसके अलावा जहाँ तक दूसरे मुल्कों का है, तो मेरे ख्याल से जैसे हर मुल्क का अपना अपना रूल है, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने भी इस तरह की कोई खिलाफ वर्जी इस हद तक की होगी, क्योंकि वहाँ पे ओपन है। अब जो वो 25, 26, 27 मुल्क इकट्ठे हैं, तो चूंकि ओपन है, उनको उधर इतना ये नहीं हुआ होगा इस तरह का जिस तरह का हमारे पास हुआ है। क्योंकि हमारा तो एक ऐसा था कि हम एक अलग थलग गए, यकदम हम बाहर निकले और जैसे वो मिलियन के हिसाब से लोगों ने एप्लीकेशन दी। जैसे दूसरे दोस्त ने कहा कि इन्होंने सोचा कि बहुत कम हो जाएगी ये जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेंट्स को हम रिड्यूस कर देंगे, लेकिन इतनी एप्लीकेशन आई कि वो खुद हैरान होगा कितना ज़्यादा जो है ना लोगों को फिर सेटल और प्री सेटल स्टेटस मिले हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये यूके की हद तक जो है ना ज़्यादा इस यूके कोई प्रॉब्लम है, बाकी तो वैसे ही कन्वेंशन को मान रहे हैं, उनके मुताबिक चल रहे हैं ना। अब हमें मसला यूके को है कि जब हम उनसे निकल भी गए तो फिर भी हम वो जो कन्वेंशन है उसके मुताबिक क्यों रहे, हम तो अपना जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है उसके मुताबिक चलेंगे, जो उसको अमेंड करेंगे, अपने अपने रूल जो हम चाहते हैं वो हम यहाँ पे इन्फोर्स करें। तो लिहाजा जो बाकी मुमालिक हैं, अगर कोई होगा भी तो इस हद तक नहीं है मेरे ख्याल से जितना यूके में है। सही है। अच्छा रुमाना, अब ये मामला तो दरख्वास्त पे ही आया हुआ है, और अगर मैं सारे जब इसकी केस स्टडी को मैंने देखा तो मुझे समझ आई कि अब दरख्वास्त देनी पड़ेगी उन लोगों को। तो क्या दरख्वास्त देना एक मुश्किल काम है, पेचीदा काम है, या इससे शहरी हिचकिचाते हैं, या ये कोई और मामला है कि दरख्वास्त के बगैर ही अगर मामला होता जैसे हम रह रहे थे वैसे ही रह रहे होते तो अच्छा था? जी डेफिनेटली, जब ये ब्रेक्जिट हुआ है तो इसमें क्योंकि इतनी काफ़ी चेंजेस आई हैं, तो जो लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये कौन सी पॉलिसी में फॉल करते हैं, या इसका इनको अपने स्टेटस कंफर्म करने के लिए इनको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, लोगों को ये इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। और जो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे ऑब्वियसली उन्होंने स्टेप लिए होंगे अपना प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करने के लिए। सो अभी सिचुएशन ये होगी कि लोगों को अप्लाई डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट एप्लीकेशन ऑब्वियसली आपको कोई भी स्टेटस नहीं मिल सकता। इसका यही प्रोसीजर होगा। इट्स नॉट कि होम ऑफिस ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी पॉलिसी करेगा कि विदाउट एप्लीकेशन आपको प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस आपको मिल सकता है। सो देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर इट, यू हैव टू फॉलो द ऑनलाइन प्रोसीजर। सो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, आप एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आप ऑनलाइन उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है एप्लीकेशन करते वक्त कि आप रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फुल 5 years रेजिडेंस कंप्लीट किया है, आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, एंड आपको एविडेंस दिखाना होगा कि आपने 5 years यहाँ पे आप लीगली रहे हैं। सो यू बीन वर्किंग फॉर एग्जांपल, आप अपने P60s, ये सारी मतलब डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है टू शो दैट यू फॉल अंडर द 5 years पॉलिसी। सो डेफिनेटली यू नो यू हैव टू मेक दिस एप्लीकेशन, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। से बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। आमिर साहब, प्री सेटल स्टेटमेंट में क्या हुकूक हैं जो एक शहरी को या एक दरख्वास्त गुजार को मिलते हैं, एंड देन सेटल स्टेटस में पोस्ट सेटल स्टेटस जो पोस्ट एप्लीकेशन सिनेरियो है, अगर आप एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो जाती है तो फ़र्क क्या है? अच्छा, ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ हमारे जो सुनने वाले हैं कि बेसिकली पहले इस जजमेंट से पहले क्या कानून था और इस जजमेंट के बाद चेंज क्या आई है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जजमेंट से पहले होम ऑफिस ये कहता था कि कोई भी जो यूरोपियन यूनियन का बाशिंदा है उसने फर्स्ट ऑफ ऑल प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन उसने फाइल करनी है। अगर वो दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 से पहले यूके में मौजूद है, उसने
अगर वो लेस देन 5 ईयर्स मौजूद है तो उसने प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन करनी है, जिसके तहत उसको 5 साल का वीजा मिलेगा। 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसको सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन करनी है, जिसे इन अदर वर्ड्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन भी कहा जाता है। ये जो केस फाइल किया गया, ये किया गया था कि अगर वो बंदा आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 ईयर्स वो एप्लीकेशन फाइल नहीं करता तो वो सफर करेगा। क्यों सफर करेगा? कि वो अपना उसका राइट ऑफ लिविंग, राइट ऑफ वर्क या जितने दूसरे बेनिफिट्स एंड ऑल अदर राइट्स हैं वो अफेक्ट होंगे और वो इलीगल या ओवरस्टेड कंसिडर किया जाएगा अगर वो एप्लीकेशन फाइल नहीं करता तो। अब इस जजमेंट के बाद जो जस्टिस लेन ने जो किया है वो ये किया है कि अगर आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 ईयर्स अगर कोई शख्स सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन फाइल नहीं करता तो वो जो राइट्स हैं वो राइट्स खत्म नहीं होंगे, ना ही वो ओवरस्टेड होगा, ना ही वो किसी भी सूरत में अपने राइट्स जो है वो उससे हाथ धोएगा, बल्कि आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 ईयर्स उसका जो सेटल स्टेटस है वो ऑटोमेटिक वो गेन कर पाएगा, जिस तरीके से ब्रेक्जिट से पहले कानून था। ठीक है, इसलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेकंड एप्लीकेशन फाइल करना अब उस तरीके से मैंडेटरी नहीं है जिस तरीके से पहले था। ऑल्दो होम ऑफिस ने अभी इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, नाउ दिस इज अ लॉ, और हम इसको स्विफ्टली एंड एज क्विकली एज पॉसिबल हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसलिए पहले क्या था कि पहले जो भी एप्लीकेशन आप फाइल करते थे 5 ईयर्स का आपको वीजा मिल जाता था, जिसको प्री सेटल स्टेटस कहते थे, लेकिन उसके बाद इसी स्टेटस को कंटिन्यू करने के लिए आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की जो सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन करना मैंडेटरी था। तो जब उन्होंने ये ऑल्दो के जो विड्रॉल एग्रीमेंट था ब्रेक्जिट का, उसके अंदर सेकंड एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए या इस स्टेटस को सेटल स्टेटस में कन्वर्ट करने का कहीं भी जिक्र नहीं था। तो इस वजह से इस जजमेंट के बाद इट्स वेरी क्लियर नाउ कि जो स्टेटस आपका है वो कंटिन्यू करेगा विदाउट मेकिंग द एप्लीकेशन। हाँ, अगर आप होम ऑफिस जा रहा है आपको मेक श्योर करेगा लेटर ऑन कि इसके अंदर वो न्यू जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा है तो कोई ना कोई इसका रास्ता बताएगा, लेकिन ऑन दिस डेट ऑफ कोर्स अगर आपने ऑलरेडी 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हो तो आपको सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक प्री सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन फाइल नहीं की तो तब भी होम ऑफिस जो लेट एप्लीकेशन है वो ले रहा है अभी तक, उसमें आपको रीजन देनी पड़ती है कि आप ये लेट एप्लीकेशन आपने क्यों फाइल की है, तो वो 5 साल का वीजा अभी तक जो है वो होम ऑफिस जो उसको वो दे रहा है। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो फर्दर क्लैरिटी आएगी तो इसके ऊपर होम ऑफिस किस तरीके से इसको वो मेंशन करना चाह रहा है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म चेंज होता है या फर्दर किस तरीके से अंदर फर्दर चेंजेस आते हैं। सही है। अच्छा रुमाना, आप सजेस्ट क्या करेंगी ऐसे लोग जो अब हैंगिंग इन बिटवीन, कुछ समझ उनको नहीं आ रही, तो अब इस फैसले के बाद और मौजूदा हालात के बाद आप उन लोगों को क्या, जो हमारे व्यूअर्स हैं और डेफिनेटली उनमें लोग तो होंगे, कि उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस सारे मामले में? जी, अभी जो अप्रोच उनको लेनी चाहिए, होम ऑफिस ने जैसे बोला कि वो अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर जो है वो अपडेट करेंगे, सो एंड देन डिसीजन में मतलब ये भी उन्होंने कहा है कि दे विल डू इट एज सून एज पॉसिबल, स्विफ्टली वो करेंगे। तो जो लोग मतलब अनश्योर हैं एट द मोमेंट, तो उनको थोड़ा होम ऑफिस की तरफ से जब गाइडेंस मिलेगी तो फिर उनको कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है कि उनके 5 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो जो पॉलिसी एट द मोमेंट स्टैंड करती है, क्योंकि होम ऑफिस ने तो अपनी गाइडेंस और पॉलिसी अपडेट नहीं की, सो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो फॉर नाउ it's probably beneficial for those to follow the current policy. So for example, अगर किसी ने 5 years complete कर लिए under pre-settle, तो वो अपना settle status apply कर सकते हैं. It's not detrimental to their position, but yes, the Home Office will update you on what procedure you should follow after reviewing this decision. ठीक, तारड़ साहब आपकी तरफ से क्या सजेशन है? और बिलखुसूस हमारे जो पाकिस्तानी इस वक्त देख रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तानियों के भी कुछ ना कुछ नंबर्स तो होंगे जो यूरोप के दीगर ममालिक के शहरी हैं और फिर वो बरतानिया में भी रह रहे हैं। जी हाँ जी, इस बारे में जनाब सबसे पहला काम मैं कहूँगा कि जो देखें, अब लोगों की भी कैटेगरीज हैं इमिग्रेंट्स की, कुछ परसेंटेज ऐसी है जो सब कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि उनके पास नॉलेज है और उन्होंने अपना कुछ कर भी लिया, कुछ परसेंटेज है वो जो बीच में है, कुछ परसेंटेज है वो बिल्कुल जो भोले भाले हैं, सीधे साधे को उनको पता नहीं, याद ही को नहीं, जो हमारा 5 साल हो गया तो अभी तक हमने अप्लाई को नहीं किया, किसी ने कहा ओह मेरा तो रह गया। अब मेरा ख्याल ये इस वक्त उन सब लोगों को एटलीस्ट जिनको समझ नहीं आ रही तो किसी फर्म से, किसी भी लॉयर या सोलिसिटर से रब्ता करना चाहिए
वो आजकल हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह, सारे ही अच्छे हैं। जो सोलिसिटर्स वगैरह हैं, जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते, कोई नॉमिनल छोटी मोटी फीस चार्ज कर लेते हैं, ये जो मशवरा वगैरह के लिए कम अज कम उनको ये एक्सप्लेन कर सके कि करना क्या है। क्योंकि अब एक बंदा 50 पाउंड या 100 पाउंड बचाने के लिए जब वो किसी के पास नहीं जाता तो उसका कल को कोई लॉस हो जाता है, वो अप्लाई नहीं करता, तो उसको 1000 या 2000 पाउंड खर्च करके भी वो स्टेटस या वो चीज़ नहीं मिलती। तो तारड़ साहब, ये वकील एक कंसोर्शियम बना लें, कुछ सर्विसेज फ्री दे दें अपनी कम्युनिटी के लिए। जी बिल्कुल है, हमारे अपने पास मतलब मैं आपको शहर का नाम तो है रेडिंग, वो हम तो फ्री लीगल एडवाइस करते हैं, वीकेंड के ऊपर बैठते हैं और लोगों को जो डिजर्व करते हैं उनको पूरा ये हक देते हैं कि वो आए और उनको फ्री देते हैं। नहीं, अगर केस टू केस अगर आप थोड़ा बहुत मतलब मिसाल के तौर पे 10 केसेस हैं, उसमें से एक अगर आप केस टू केस फ्री करना शुरू कर दें तो उसमें क्या अमर माने? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, अब डिपेंड करता है ना। कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, फर्ज किया वो आके कहते हैं जी हमने देने हैं पैसे। कुछ लोग हैं, आप मैं फर्ज किया 10 केसेस आते हैं, वो 10 के 10 कहते हैं जी हम तो सारे अफोर्ड कर सकते हैं, वो अगले 4 ऐसे आ जाते हैं जो नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा इसलिए मैंने तो पर्सनली जो पॉलिसी बनाई है वो ये की हुई है कि उधर मस्जिद में ऐलान कर देते हैं फ्राइडे वाले दिन के आज ये सब यहाँ पे बैठे हैं, तो अब जुमे के बाद जिसने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना, घंटा 2 घंटे 3 घंटे बेशक लगते हैं, वो पूछ लेते हैं। इसी तरह कम्युनिटी सेंटर है मुख्तलिफ हमारे शहरों में, अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पे अपने लोग काफ़ी हैं जो बैठते हैं माशाल्लाह। तो कोई वीक में एक आध दिन जो है या वीकेंड के ऊपर हम दे देते हैं, तो इस तरह कम से कम उनको पता चल जाता है और जहाँ तक कुछ डिजर्व करता है जो बंदे के पास ऐसा मामला है फाइनेंशियली, तो हम करते हैं। और मेरा ख्याल है कि दूसरे दोस्त भी हमारे जो है ना काफ़ी हद तक ये करते हैं, क्योंकि जो पे करते हैं वो पे करते हैं, जो नहीं को कर सकता उसको ज़रूर हम अकोमोडेट करते हैं। कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे उनको हम किसी हद तक जहाँ तक हो सके उनको अकोमोडेट करें और हेल्प करें उनको। जी बिल्कुल ठीक है। जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और डेफिनेटली अगर आप पे नहीं भी कर सकते तो आप तारड़ साहब से रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। दीगर भी हमारे दोस्त हैं, ये अपने काम का एक तरह से आप समझ लें कि ये डोनेशन आपको बड़े बड़े मामला से बचाती है। खैर आमिर मंजूर साहब, आप मुस्कुरा भी रहे थे और वकीलों से मुफ्त केस करवा लेना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी चलें ये अच्छा है, साथ साथ अपने काम का जो है जी। तो बोलो, देखिए सारे वकला यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तानी लॉयर्स, तारड़ साहब ने कहा, रोमाना को भी मैं जानता हूँ, मैं सब प्रो बोनो केसेस यहाँ पे करते हैं और डिजर्विंग लोगों के लिए ऑफकोर्स लीगल एड भी एग्जिस्ट करती है। यानी अगर मतलब उनके असाइलम या दूसरे केसेस हैं, अगर वो प्राइवेट सोलिसिटर्स को नहीं अगर अफोर्ड कर सकते, लीगल एड का बड़ा अच्छा सिस्टम है यूके के अंदर, वो वहां से भी कर सकते हैं। प्रो बोनो केसेस सारे सोलिसिटर्स करते हैं, मैं करता हूँ, तारड़ साहब करते हैं, रोमाना करते हैं, सारे करते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल आपकी उसासत से हम जरूर कहेंगे कि अगर कोई जेन्युइन डिजर्विंग पर्सन है तो डेफिनेटली हम लोग का सही है। आमिर साहब, अब ये सारे हालात हैं, हमने इस सारे केस को पढ़ा है, आपकी तरफ से क्योंकि तारड़ साहब ने भी अपनी सजेशन दी, आपकी इनपुट क्या है? आप हमारे देखने वालों को, ये जो मुताल्लिका लोग हैं वो इससे मुतासिर हो सकते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, इसमें बड़ी क्लियर ओपिनियन है हमारी कि जो प्री सेटल स्टेटस है वो आपको 100% लेना ही लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो प्री सेटल स्टेटस जरूर लें, वो तो किसी भी सूरत में उसकी तो माफी है नहीं, वो तो आपको लेना ही लेना है। अब उसकी 2 रीजन है, आपको स्टेटस दिखाने के लिए ज़ाहिर अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको स्टेटस तो दिखाना है हर सूरत में। एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हुए कहीं भी आपने जाना है, आपने वो स्टेटस दिखाना है। अब जो जजमेंट में बात की गई है वो सेटल स्टेटस की बात की है कि आपको प्री सेटल के बाद फर्दर सेटल स्टेटस की जरूरत है या नहीं है। तो उसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग जो अभी पॉलिसी उनकी चल रही है उसके तहत आप सेटल स्टेटस ले सकते हैं। अगर कोई भी शख्स जिसने 5 इयर्स यूके के अंदर पूरे कर लिए हैं ऑलरेडी, तो वो चाहे वो ब्रेक्जिट से पहले था या बाद में था, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 5 इयर्स उनको सेटल स्टेटस जो है वो ले लेना चाहिए। उनको किसी भी चीज का वेट करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है? एक तो इसके अंदर होम ऑफिस की फीस नहीं है, सेकेंडली ये कि इसके अंदर काफी टाइम लग रहा है एप्लीकेशन, क्योंकि होम ऑफिस के पास काफी बैकलॉग है। तो मेरा ख्याल है उनको किसी फर्दर पॉलिसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको इमीडिएटली चाहिए कि इसको अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर होम ऑफिस की फीस तो है नहीं। दूसरे नंबर पे अगर फ्यूचर में जिस तरीके से होम ऑफिस अभी प्रॉमिस कर रहा है कि वो इसको रिव्यू करके जो न्यू पॉलिसी जो है वो अकॉर्डिंग टू जो जस्टिस लेन की जजमेंट है उसके मुताबिक लेके आ रहा है, तो उसमें मेरा ख्याल है उनको सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत शायद ना पड़े। लेकिन अगर पड़ती भी है तो अभी कर ले, अभी क्योंकि मेरा सही है, ठीक करने की जरूरत नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आमिर मंजूर साहब, रोमाना कोसर साहिबा, अमजद तारड़ साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।